नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जहानाबाद में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू में भी राड छिड़ना तय माना जा रहा है। जेडीयू के सीनियर लीडर और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के तेवर से लग रहा है कि जेडीयू में जल्द ही कुछ होने वाला है। अशोक चौधरी जहानाबाद में गुरुवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इशारों में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और उनके बेटे पूर्व विधायक राहुल शर्मा को निशाने पर लिया। अशोक चौधरी जहानाबाद लोकसभा चुनाव में हार को लेकर भी अपरोक्ष रूप से पिता पुत्र को दोषी बता रहे थे। वहीं पूर्व सांसद जगदीश शर्मा ने भी इशारों में जेडीयू पर तंज कसना शुरू कर दिया है। जगदीश शर्मा ने अशोक चौधरी के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भूमिहारों को लेकर अशोक चौधरी की टिप्पणी बिल्कुल गलत है। छोटे आदमी हैं, हमारे बारे में वो बहुत गाली हमको दे सकते हैं, उनको गाली देने का छूट मिला हुआ है, लेकिन भूमिहार को गाली देना, उसके लिए शब्दों का प्रयोग करना, उसके बारे में कटु वचन बोलना, ये काफ़ी निंदनीय है और असहनीय भी है। निंदनीय भी है, असहनीय भी है। जनता मालिक है, जाए लड़े घोषी से, घोषी के लोग समर्थन देगा, आशीर्वाद देगा, चुनाव जीत के आएंगे। नहीं समर्थन देगा तो राहुल जीत के आएंगे। वो तो मेरा कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, मरण भूमि है। वह जिंदा हुए हैं और वह दफन भी होंगे। तो मुख्यमंत्री को लगाम लगाना चाहिए। नुकसान भूमिहार जाति को नहीं होगा, इससे भूमिहार पूरा एनडीए को हो जाएगा नुकसान, बीजेपी को नुकसान होगा। ये सच्चाई है, ये मामूली बात नहीं हुआ है। जहानाबाद में किसी जाति विशेष को जातीय विद्वेष फैलाने के लिए आप काम करिएगा तो जहानाबाद के लोग जागरूक हैं, सभी जाति के लोग बुद्धिमान हैं, वो इनके लड़ाई लगवाने से लड़ने वाले नहीं हैं। जहानाबाद में जेडीयू के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने भी अशोक चौधरी के बयान पर आपत्ति जताई है। गोपाल शर्मा ने कहा है कि उनके बयान से भूमिहार समाज काफी आहत हुए हैं। का बयान आया है, इससे भूमिहार समाज बहुत ही आहत है। वो बोलते हैं कि 185 नरसंहारों का बिहार, हम नीतीश कुमार के सिपाही। अरे जिस टाइम नरसंहारों का दौर चल रहा था, मंत्री जी आप कहाँ थे? आप उसी जंगल राज के राजा के साथ गोद में बैठे हुए थे, जिसके बारे में आज आप जंगल राज चिल्लाते हैं। उसी जंगल राज के आप भी हुरार और सियार बने हुए थे। आप एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी हैं। आपको ये पता नहीं है कि भूमिहारों का क्या अस्तित्व है। भूमिहार कभी जात पात नहीं करने वाला है, ये हम लोगों के संस्कार में ही नहीं है। दरअसल ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जहानाबाद में गुरुवार को जेडीयू कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान जहानाबाद लोकसभा चुनाव में जेडीयू की हार को लेकर अपरोक्ष रूप से पूर्व सांसद और उनके बेटे को उन्होंने निशाने पर ले लिया। उन्होंने दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ऐसे लोगों को चिन्हित करेगी और आने वाले विधानसभा के चुनाव में ऐसे लोगों का पार्टी अहमियत नहीं देगी। अशोक चौधरी ने कहा था कि वे भूमिहार को खूब जानते हैं, उनकी तो बेटी की शादी भी भूमिहार जाति में हुई है। जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था। तो जो सिर्फ पाने की राजनीति में नीतीश जी के साथ रहते हैं, वैसे लोगों से भी होशियार आने की जरूरत है। जीवन भर हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला तो नीतीश जी को हम गाली देने लगे। ऐसे नेता की आवश्यकता नहीं है कि हम भी कोई विदेश के नहीं हैं, हम भी जहानाबाद लोकसभा के हैं और जहानाबाद को नस नस हम भी जानते हैं। मेरे पिताजी 52-57 में जहानाबाद से मिले हुए थे, 52-57 में, और कोसी से मिले हुए थे। तो हम
भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, तो और बढ़िया से जानते हैं। और आपको बता दें कि जगदीश शर्मा जहानाबाद की घोसी सीट से 7 बार और उनकी पत्नी शांति शर्मा बेटे राहुल शर्मा भी एक बार विधायक रह चुके हैं, जबकि जगदीश शर्मा जहानाबाद लोकसभा से एक बार सांसद भी हैं। बीते लोकसभा चुनाव में शर्मा फैमिली ने अपने आप को अलग कर रखा था और इसका लाभ आरजेडी को मिला था। आरजेडी ने जेडीयू से जहानाबाद सीट छीन ली थी। बहरहाल मंत्री अशोक चौधरी के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और राहुल शर्मा पर दिए गए बयान के बाद जेडीयू में कला बढ़ना तय माना जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की करते हैं। मधुबनी के भेजा थाना क्षेत्र में पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा है। दरअसल पुलिस रहुआ संग्राम गांव में सड़क जाम कर हंगामा कर रहे लोगों को समझाने के लिए गई थी, लेकिन लोग पुलिस को ही दौड़ाकर पीटने लगे। पहले एक महिला ने पुलिस जवान पर हमला बोला और उसके बाद गांव के सारे लोग पुलिस टीम पर टूट पड़े। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को मधेपुर थाना क्षेत्र में एक मजदूर दिनेश कामत उर्फ दल्लू का शव मिला था, जिसके आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस जब उन्हें समझाने लगी तब वे भड़क गए और पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। मुंगेर के वासुदेवपुर मोहल्ले में खुलेआम फायरिंग करने वाले अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फायरिंग करने वाला बदमाश वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव का रहने वाला पांडव यादव है, जिस पर हत्या सहित दूसरे कई मामले दर्ज हैं। वायरल सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बाइक सवार अपराधी खुलेआम फायरिंग कर दहशत का माहौल बना रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अब पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। और इसी बीच आपको बेतिया से बड़ी खबर बता दें, जहां कालीबाग में अज्ञात अपराधियों ने एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग की है और इस फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में दहशत मच गया। बताया जा रहा है कि फायरिंग के समय घर में एक महिला और उनकी 4 बेटियां मौजूद थीं। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखा भी जब्त किया है। एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन भी किया है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डीजी आलोक राज बिहार के नए डीजीपी होंगे और आलोक राज को बिहार के नए डीजीपी का प्रभार दे दिया गया। सरकार ने इनके नाम नोटिफिकेशन कर दिया है। आलोक राज ने पदभार भी आज ग्रहण कर लिया। आलोक राज बिहार के डीजीपी के साथ साथ विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डीजी का भी काम देखते रहेंगे। पदभार संभालने के बाद आलोक राज ने कहा कि जनता का विश्वास जीतना उनकी प्राथमिकता है। जो उन्होंने मुझे इस दायित्व के लिए राज्य सरकार ने मुझे चुना, और मैं आपके चैनल के माध्यम से और सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से बिहार की आम जनता को संदेश देना चाहता हूं कि डीजीपी का कार्यालय और डीजीपी का कक्ष आपके लिए खुला है। किसी भी समस्या के लिए, किसी भी विधिक वैधानिक समस्या के लिए, कोई भी लीगल काम के लिए आप बेशक आ सकते हैं। खबर शेखपुरा से आपको बताएं, जहां दिन दहाड़े घर में लूट के दौरान एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। मामला बरबीघा थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव का है, जहां लुटेरों ने एक घर में लूटपाट की और विरोध करने पर महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घटना के समय महिला घर में अकेली थी। घर के बाकी परिजन बैंक के काम से बाहर गए थे। इसी दौरान लुटेरों ने घर से सोने चांदी के जेवरात और 35,000 नकदी की लूट की। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। पुलिस जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिला रही है। कि दुकान वाली दादी है, उसको मार दिया लूट के 3 गो। तो यहाँ आए तो देखते हैं कि बाथरूम से निकलल हुए थे चाची, और पड़े हुए हैं। कान वाला फटा हुआ था, दोनों नाक का फटा था, गला दाग के यहाँ पर ऐसे मारा है ना, जो यहाँ दागी था। तो फिर हम लोग को बाद में मालूम हुआ 2 मिनट के बाद कि 3 गो था जो मारा है, एक सूरज, एक रिक्की और एक विश्वजीत। तो 2 पकड़ा गया, एक भाग। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। 32वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बीपीएससी ने परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। कुल 463 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। सभी सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा और जल्द ही साक्षात्कार की तिथि भी जारी कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 की खबर पर मुहर
लगी है। आपको बता दें कि इस बार रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें 463 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं और अभ्यर्थियों का जल्दी साक्षात्कार होगा। और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। शिक्षकों की तर्ज पर अब टोला सेवकों का भी ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा, यानी कि जो टोला सेवक हैं वो भी अपनी उपस्थिति ई शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज कराएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ और डीपीओ को आदेश जारी कर दिया है। 1 सितंबर से राज्य भर में नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। अक्टूबर से मानदेय का भुगतान अब ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही होगा। बढ़ते आगे, 6 सितंबर को भागलपुर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। इस दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भागलपुर को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह और जिलाधिकारी ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया और कार्यक्रम स्थल की भी समीक्षा की गई। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत से भागलपुर समेत झारखंड के कई जिलों को इसका लाभ मिल सकेगा। अब लोगों को बेहतर इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को भागलपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। काफ़ी लंबित मामला था, काफ़ी दिन से लोगों की मांग थी और हम धन्यवाद देंगे नड्डा जी को। सबसे पहले तो भागलपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी और यहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा कि इतना बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ की जनता को सुपुर्द होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सिगोडी के रहने वाले मुखिया पति और आरजेडी समर्थक शहजाद मंसूरी से मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना भी साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लगातार हत्या, लूट, डकैती और बैंक रॉबरी जैसी घटनाएं हो रही हैं और सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा दो उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी पुलिस इसे रोकने में नाकाम है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बड़े अधिकारी रहना नहीं चाहते, प्रदेश में अराजकता फैली हुई है। बिहार में एक भी दिन बता दीजिए जहां अपराध ना हो रहा हो, हत्या ना हो रहा हो, बलात्कार ना हो रहा हो। एक दिन बता दो जहां बैंक रॉबरी ना हो रहा हो, किडनैपिंग ना हो रहा हो। मुख्यमंत्री हैं, दो उप मुख्यमंत्री हैं, कोई मतलब नहीं रह गया। बिहार में अच्छे अधिकारी रहना नहीं चाहते, डीजीपी चले गए। वैशाली के महनार प्रखंड स्थित बाबा गणिनाथ धाम में मेले का उद्घाटन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने संयुक्त रूप से किया है। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले साल से मेले का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। सम्राट चौधरी ने धाम के विकास के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया और कहा कि 12 करोड़ रुपए की लागत से इसका विकास किया जाएगा। साथ ही मेले को राजकीय मेला का दर्जा अगले साल तक मिल जाएगा। जितने भी काम हुए हैं, अभी बहुत से काम बचे हुए हैं, उस काम को भी पूरा करना है। लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि पिछले बार 6 करोड़ रुपया दिया गया था, आप लोग पूरी तरह प्लानिंग करके आइए। इस बार दुगना करके 12 करोड़ रुपया आपके इलाके में और पूरा जो सर्किट बनाना, पूरा सर्किट को पूरी तरह व्यवस्थित करना। गनी बाबा आस्था का केंद्र है, ये एक समाज जरूर इसको पूजा करता हो, लेकिन पूरे बिहार के लोग गनी बाबा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे भी बाबा गणिनाथ गोविंद जी का दर्शन करने का मौका मिला और इतना बड़ा जब श्रद्धालुओं का आना जाना यहाँ होता है और पर्यटन विभाग से जो भवन मिला है यहाँ पर, तो उप मुख्यमंत्री जी और साथ साथ पैसा के मंत्री भी सम्राट चौधरी जी ही फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो हमको राजकीय दर्जा देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजकीय दर्जा देने के बाद प्रति वर्ष 25 लाख 50 लाख रुपया और बहुत सारा साधन शुरू हो जाता है, यानी सरकार फिर उसका खर्चा उठाने।
बिहार सरकार की तरफ से 1 सितंबर को पटना के रविंद्र भवन में ग्रैंड कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कलाकार के रूप में भाग लेंगे। निदेशक प्राथमिक शिक्षा मिथिलेश मिश्र ने जानकारी देते हुए कहा है कि बिहार सेक्रेटेरिएट स्पोर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का थीम है बाबूजी का पास बुक और इस नाटक के साथ ही कार्यक्रम में कथक, नृत्य, भजन, गजल की भी प्रस्तुति दी जाएगी। बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन के तहत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मी हैं उनके तरफ से एक संगीत संध्या का आयोजन किया गया है। इसमें गीतों की प्रस्तुति है, क्लासिकल नृत्य की प्रस्तुति है और एक नाटक की भी प्रस्तुति है। तो बिहार सरकार के अंतर्गत जो सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन है उसमें सरकारी कर्मी समय समय पर देश भर की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और उन प्रतियोगिताओं में जो अच्छे नाटक पुरस्कृत किए गए हैं उसी नाटक की यहाँ पर प्रस्तुति